जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग अर्थशास्त्र क्लास 10वीं के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड तथा सभी बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण होगा। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 आपने इकोनॉमिक्स का नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है दोस्तों। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पहला है दोस्तों स्क्रीन पर। ये जो टॉपिक होगा दोस्तों हमारा भारत का विदेशी व्यापार से अध्याय 7 से इकोनॉमिक्स का पार्ट 1 हम इकोनॉमिक्स का पढ़ रहे हैं दोस्तों, और ये तीसरा वीडियो है, ये पार्ट 3 है दोस्तों। पहला प्रश्न है इसमें दोस्तों, प्रश्न है विदेशी व्यापार का संबंध है। विदेशी व्यापार का संबंध है किससे है, किसको हम विदेशी व्यापार कहेंगे, ये प्रश्न है। दो राज्यों के बीच, गलत हो गया दोस्तों, दो राज्य के बीच विदेशी व्यापार कहाँ से होगा दोस्तों, दो जिला, गलत हो गया। दो देश के बीच, बिल्कुल सही है। दो प्रमंडल के बीच, ये भी गलत होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर केवल होगा दो देशों के बीच। अगर हम दो देश के बीच व्यापार करते हैं तो उसे ही केवल विदेशी व्यापार कहा जाएगा दोस्तों। विदेशी व्यापार दो देशों के बीच होता है, आपको दिमाग में छाप लेना है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस है, अतः सभी एग्जाम के लिए जो है, सभी प्रतियोगी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक आप देखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है भारत में 2011-12 में पेट्रोलियम तेल लिब्रिकेंट का प्रतिशत कितना है। ये दोस्तों डाटा पूछा है 2011-12 का दोस्तों। एग्जाम में दोस्तों कहीं से भी डाटा आ सकता है, 2001 का भी डाटा आ सकता है, याद रखिएगा दोस्तों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है, देखते हैं ऑप्शन क्या है दोस्तों। पेट्रोलियम तेल लिब्रिकेंट का प्रतिशत है, ये कितना प्रतिशत हमने आयात किया है दोस्तों। यहाँ पर आयात होगा, एक शब्द आयात होगा, याद रखिएगा। आयात 44.2% है, 45% है, 35.3% है या 45.8% है, ये प्रश्न है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है 35.3%। अगर हम 2011-12 के आंकड़ा के अनुसार देखेंगे तो 35.3% जो है हमने आयात किया है पेट्रोलियम और लिब्रिकेंट का दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है दोस्तों। 35.3% इसका राइट आंसर है। 35.3% हमने आयात किया है 2011-12 में पेट्रोलियम तेल और लिब्रिकेंट का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में 2010-11 में अनाज और अनाज उत्पाद का आयात किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में 2010-11 में अनाज और अनाज उत्पादों का आयात किया गया है, कितना किया गया, ये प्रश्न है। 45 बिलियन डॉलर लिखा है, या फिर 60 मिलियन डॉलर, या 100 मिलियन डॉलर, या 119 मिलियन डॉलर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 119 मिलियन डॉलर का आयात हुआ था दोस्तों 2010-11 में अनाज और अनाज उत्पाद का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनने वाला है दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और शेयर करना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 2011-12 में भारत में कृषि संबंध उत्पादन का निर्यात प्रतिशत रहा है। कृषि संबंध का निर्यात प्रतिशत पूछ रहा है 2011-12 का, याद रखिएगा दोस्तों। कहीं से भी डाटा आ सकता है, किसी भी वर्ष का डाटा एग्जाम में पूछ सकता है दोस्तों, याद रखिएगा। प्रश्न है 9.7%, 2.5%, 12.4%, 1.9%। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है 12.4%। डाटा देखिएगा दोस्तों, तो 12.4% इस प्रश्न का राइट आंसर है। कृषि संबंध उत्पादन का निर्यात प्रतिशत 2011-12 में रहा है 12.4%। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 2011-12 में भारत में विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात प्रतिशत रहा है, कितना निर्यात प्रतिशत रहा है। 56%, 68%, 58% या 66.1%, कितना प्रतिशत रहा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है 66.1%। 66.1%
इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 66.1%। बाकी तीनों गलत है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भारत में 2011-12 में पेट्रोलियम उत्पाद का निर्यात पूछ रहा है। पेट्रोलियम उत्पाद का निर्यात कितना हुआ था? 6%, 16.7%, 80%, 15.8%। देखिए दोस्तों, आयात का मतलब होता है अगर हम विदेशों से सामान मंगाते हैं तो आयात हो जाएगा। अगर हम विदेशों में सप्लाई करते हैं किसी सामान का तो हो जाएगा निर्यात। ये दो प्रश्न आपको याद रखना है, ये दो बिंदु आपको याद रखना है दोस्तों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 16.7%। 2011-12 के अनुसार पेट्रोलियम उत्पाद का हमने कितना निर्यात किया है? तो 16.7%। मतलब हमने पेट्रोलियम प्रोडक्ट को यहाँ से भेजा है विदेश में। चलते हैं अगला प्रश्न। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। एक्जिम बैंक का मुख्यालय पूछ रहा है दोस्तों। एक्जिम बैंक दोस्तों, एक्जिम बैंक का फुल फॉर्म होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। बहुत बार एग्जाम में आया है दोस्तों, सीधे सीधे क्वेश्चन आता है यहाँ से कि एक्जिम बैंक का मुख्यालय कहाँ है। दिल्ली गलत है, पटना गलत है, चेन्नई गलत है, मुंबई इसका हेडक्वार्टर है एक्जिम बैंक का, याद रखिएगा। तो एक्जिम बैंक का मुख्यालय कहाँ है? अगर ये प्रश्न आता है तो हमें जवाब देना है मुंबई। मुंबई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है दोस्तों। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसकी स्थापना 1995 में हुई, याद रखिएगा दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहीं से प्रश्न है कि WTO की स्थापना कब हुई है दोस्तों। सीधे सीधे प्रश्न है, WTO की स्थापना कब हुई है? ये ऑप्शन में है जनवरी, यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन में जो था ये जनवरी 2019 है, ये 1 जनवरी 1995 है, या फिर 15 अगस्त 1962 है, या 15 अप्रैल 1994 है। ये 4 ऑप्शन दिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत बार एग्जाम में आया है दोस्तों। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुआ था, याद रखिएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर है 1 जनवरी 1995। 1 जनवरी 1995 ये गेट का जगह लिया था दोस्तों। गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, इसी का स्थान WTO ने लिया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत बार एग्जाम में आया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें कौन WTO का हिस्सा नहीं है? WTO का हिस्सा कौन सा नहीं है, ये प्रश्न है। गेट 1947, या फिर गेट 1995, या फिर गेट्स, या फिर ट्रिप। इस प्रश्न का राइट आंसर है गेट 1947 इसका हिस्सा नहीं है। गेट 1947 WTO का हिस्सा नहीं है। बाकी गेट 1995 है, गेट्स है और ट्रिप्स है, याद रखिएगा दोस्तों। बहुत बार ये एग्जाम में आया हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलते हैं अगले अध्याय की ओर दोस्तों। अगला अध्याय दोस्तों ये कक्षा 10 का ही है दोस्तों। अध्याय 8 है, हम पार्ट फर्स्ट पढ़ रहे हैं। ये पार्ट तीसरा हम वीडियो का हमारे तीसरा है दोस्तों। इससे पहले और 2 पार्ट्स हैं इकोनॉमिक्स से, अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाता है दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे सांख्यिकी का परिचय जो है, इससे जितने भी प्रश्न बनेंगे दोस्तों ये हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे दोस्तों। पहला प्रश्न है यहाँ पर, सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किया जाता है। सांख्यिकी शब्द जो है दोस्तों ये स्टैटिक्स की बात कर रहा है दोस्तों, स्टैटिक्स की। ये दोस्तों स्टैटिक्स की बात कर रहा है, स्टैटिक्स। पूछ रहा है कि ये शब्द का प्रयोग किया जाता है, किस रूप में किया जाता है स्टैटिक्स का प्रयोग, सांख्यिकी का प्रयोग? एक वचन में, बिल्कुल सही है दोस्तों, एक वचन में किया जाता है, बहुवचन में भी किया जाता है। अतः इस प्रश्न का राइट आंसर दोनों हो जाएगा। स्टैटिक्स शब्द का प्रयोग दोनों में किया जाता है दोस्तों, एक वचन में भी और बहुवचन में भी। घ इस प्रश्न का गलत हो जाएगा। और इस हिसाब से देखिएगा दोस्तों तो पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, तीसरा दोनों होगा, क्योंकि एक वचन में भी किया जाता है और बहुवचन में भी किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है सांख्यिकी का दोस्तों।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है सांख्यिकी से अभिप्राय है, स्टैटिक्स से क्या अभिप्राय है, ये प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर समांकों से या सांख्यिकी विधियों से, समांकों से भी है और सांख्यिकी विधियों से भी है दोस्तों। अतः इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोनों, दोनों से है दोस्तों, दोनों से, दोनों से। घ गलत हो गया, समांक। अगर हम ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन यहाँ पर केवल और केवल ग सही होगा, क्योंकि इस प्रश्न का राइट आंसर दोनों है, समांकों से और सांख्यिकी विधियों से। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है सांख्यिकी के जन्मदाता माने जाते हैं। सांख्यिकी के जन्मदाता क्या मार्शल को माने जाते हैं, दिउले को माना जाता है। मार्शले गलत हो गया, दिउल भी गलत है। गॉटफ्राइड अकेनवाल बिल्कुल सही है दोस्तों। गॉटफ्राइड अकेनवाल जो है ये जर्मन दोस्तों इकोनॉमिस्ट हैं, ये जर्मन इकोनॉमिस्ट है दोस्तों, जर्मन इकोनॉमिस्ट हैं। और गॉटफ्राइड अकेनवाल को ही सांख्यिकी का जन्मदाता माना जाता है। घ बिल्कुल गलत है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है गॉटफ्राइड अकेनवाल। इकोनॉमिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आंकड़ों के स्रोत है, प्रश्न है आंकड़ों के स्रोत है। प्राथमिक है बिल्कुल, अप्राथमिक तो होता ही है, द्वितीयक भी होता है। अतः इस प्रश्न का राइट आंसर दोनों हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर दोनों हो जाएगा दोस्तों। याद रखिएगा, यहाँ पर दोनों हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों, दोनों। आंकड़ों का स्रोत प्राथमिक और द्वितीयक दोनों है। पहला क ख गलत हो गया और घ गलत हो गया। ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इस प्रश्न का राइट आंसर दोनों हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है अनुसंधानकर्ता द्वारा तदर्थ संकलित किए गए आंकड़े कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ये प्रश्न है। अनुसंधानकर्ता द्वारा तदर्थ संकलित किए गए आंकड़े पूछ रहा है दोस्तों। संकलित किए गए आंकड़े जो है ये प्राथमिक आंकड़े नहीं होते हैं दोस्तों, द्वितीयक आंकड़े होते हैं। जो संकलित किया जाता है अनुसंधानकर्ता द्वारा, संकलित जो आंकड़े होते हैं, संकलित ये जो दोस्तों द्वितीयक आंकड़े होते हैं। अतः इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा द्वितीयक आंकड़े। पहला गलत, तीसरा भी गलत और चौथा गलत, द्वितीयक आंकड़े होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है जब समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है तो इसे कहते हैं। इकोनॉमिक्स के शब्द यहाँ पर दिए गए हैं दोस्तों, जिसको हमें समझना है। कह रहा है कि समग्र की प्रत्येक इकाई का अगर अध्ययन किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है। क्या संगणना अनुसंधान कहा जाता है या निदर्शन, निदर्शन का मतलब सैंपलिंग अनुसंधान होता है, या फिर व्यवहारिक अनुसंधान कहा जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं कहा जाता है दोस्तों। तो इसको संगणना अनुसंधान कहते हैं दोस्तों, संगणना अनुसंधान कहते हैं दोस्तों। इसको अंग्रेजी में सेंसस मेथड कहते हैं, सेंसस मेथड, सेंसस मेथड, सेंसस मेथड इसको कहा जाता है दोस्तों। और ये संगणना अनुसंधान इस प्रश्न का राइट आंसर है। प्रत्येक इकाई का अगर अध्ययन किया जाएगा तो संगणना अनुसंधान हो जाएगा दोस्तों। बाकी यहाँ पर पहला गलत, तीसरा गलत और चौथा गलत। ख सही, सॉरी दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क होगा। ख गलत है, ग गलत और घ भी गलत है। संगणना अनुसंधान, सेंसस मेथड इज राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों चलते हैं और हमारे वीडियो का ये अंतिम प्रश्न होगा दोस्तों। प्रश्न है जब समग्र की चुनी हुई इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, इससे पहले हमारा प्रत्येक का था दोस्तों, प्रत्येक का था तो संगणना अनुसंधान आया था, सेंसस मेथड। परंतु ये प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर दोस्तों हमारा प्रश्न है कि अगर चुनी हुई इकाइयों का अध्ययन किया जाता है तो क्या कहा जाता है। क्या व्यवहारिक अनुसंधान कहा जाता है, नहीं, बिल्कुल गलत। निदर्शन, सैंपलिंग अनुसंधान बिल्कुल सही है। संगणना तो अभी हमने पढ़ा, प्रत्येक इकाई का अगर अध्ययन किया जाएगा तो संगणना अनुसंधान, सेंसस मेथड कहा जाएगा।
और अगर चुनी हुई इकाई का अध्ययन किया जाएगा, अगर चुनी हुई इकाई का अध्ययन किया जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? तो उसे हम कहेंगे सैंपलिंग मेथड, निदर्शन अनुसंधान। बाकी क गलत है, ग गलत है और घ भी गलत है। इस प्रश्न का राइट और राइट आंसर केवल हो जाएगा निदर्शन या सैंपलिंग अनुसंधान। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सभी का फायदा हो दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।